एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम देखते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इसका सीधा सा मतलब आप लगा सकते हैं कि भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, जिस समय भारत का जन्म हम कह सकते हैं, वह कितनी कठिन परिस्थिति थी और लोकतंत्र स्थापित करना कितना चुनौती भरा रहा होगा। जैसा कि हम कह सकते हैं कि उस समय कई एक चुनौतियां थी। विशेषकर राष्ट्र को एकता में बनाए रखना एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी समूह का विकास करना था। हर एक नागरिक को अपनी आजादी का शिद्दत से इंतजार था। उसमें उसने विकास के सपने देखे थे, उसको साकार करना सरकार की जिम्मेवारी थी। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती तत्कालीन समय में थी। इतने अधिक कठिन परिस्थिति के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। यह भी एक तथ्य है कि भारत जिस समय आजाद हुआ, उस समय कई नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता अभी, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। देश दो टुकड़ों में बंट गया है और सांप्रदायिक स्थिति बहुत ही विकट है। और लोकतंत्र अपनाने का मतलब होगा कि मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा देना। और तत्कालीन परिस्थिति में हम दुनिया की स्थिति को देखें तो उपनिवेशवादी ताकत से कई एक देश आजाद हुए थे उनके चंगुल से, और वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकी। वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही वो लोग जीते रहे। और कहीं पर यद्यपि थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र था, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आजादी के बाद 24 वर्ष के बाद लोकतंत्र स्थापित हो सका। श्रीलंका उसी समय आजाद हुआ 1949 में, लेकिन वहां भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। बर्मा था। ऐसे कई एक देश थे जो लोकतंत्र नहीं चला पा रहे थे। कहीं कहीं किसी देश में सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली, और कहीं कहीं यह हुआ कि अभी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग अपना लेते हैं, बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाएंगे। लेकिन एक तथ्य यह भी रहा कि जहां एक बार वो लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया, तो पुनः लोकतंत्र स्थापित होने में कामयाबी आसानी से हासिल नहीं हो सकी। अन्य देशों की तरह भारत में भी परिस्थितियां की यद्यपि की बहुत अलग नहीं थी। इसके बावजूद आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कठिन रास्ता ही चुनने का विकल्प को सराहा, इसी को अपनाया, इसी का फैसला किया। और यह भी अलग बात है कि अगर नेताओं ने कोई और अन्य रास्ता अपना लिया होता तो वह आश्चर्य की बात नहीं होती। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रतिबद्धता हमारे नेताओं ने दिखाई थी कि आजादी के बाद लोकतंत्र स्थापित होगा, हर एक नागरिक का देश होगा, तो इस बात को धक्का पहुंचता। और भारतीय नेताओं ने लोकतंत्र में राजनीति को लेकर सचेत थे और उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीति को वे खराब चीज नहीं मानते थे। राजनीति कोई समस्या के रूप में वे लोग नहीं देखे। उन्होंने कहा कि राजनीति समस्या का समाधान करेगा।
और यह हर समाज के लिए जरूरी है कि उसका शासन कैसे चलेगा, किन कानूनों के अनुसार चलेगा, क्योंकि कोई नीतिगत फैसले लिए जाए तो वे सख्ती से पालन भी कराया जाए। और आप ये देखते हैं कि कोई भी समाज होता है तो वहां कई एक समूह होते हैं और हर एक समूह की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है। और दिक्कत तब होती है जब एक दूसरे की इच्छाएं, एक दूसरे की आकांक्षाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती है और ऐसी स्थिति बनती है तो विवाद की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है। और हम उस टकराव से कैसे निपटते हैं यह यहाँ पर देखने लायक बात होती है। और इसी सवाल को कि जब टकराहट बढ़ जाए विभिन्न समूहों में तो कैसे फिर इसका समाधान होगा, तो इसी का सबसे अच्छा जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति, जहां कि भिन्न भिन्न समूह, भिन्न भिन्न विचार के लोग सत्ता में आएंगे और भिन्न भिन्न विचारधाराओं का सम्मान करते हुए उनकी नीतियों को भी समर्थन देंगे। राजनीति में दो चीजें होती है, सत्ता और प्रतिस्पर्धा। हर दल, हर राजनीतिक दल चाहता है कि वे सत्ता ग्रहण करें, शक्ति हासिल करें और इसके लिए हर एक दल में प्रतिस्पर्धा होती है, हम जीते हम सरकार बनावे। ये राजनीति की दो महत्वपूर्ण चीज होती है, सत्ता और प्रतिस्पर्धा। लेकिन यहां पर यह भी समझ लें कि राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य अंततः जनहित को देखना होता है, जनहित पर अमल करना होता है और ऐसा होना भी चाहिए। केंद्र में जनहित होना चाहिए। इसी बात के मद्देनजर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय लोकतांत्रिक परिस्थिति को अपनाया, इसी रास्ते को बेहतर समझा। अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन होगा, स्वाभाविक है, तो वहां पर आम लोगों की इच्छाओं का गला घोटा जाएगा, वो तानाशाह बन जाएंगे। इसी बात के मद्देनजर 25 नवंबर 1949, आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हो गया था, लिखा जा चुका था और उसके एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया और कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूदा नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। मतलब कि आप समझ लें, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही सारी सत्ता केंद्रित हो जाए तो उसकी मनमानी चलने लगती है और अंततः वो नायक पूजा पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। आप यह जान लें कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा हुआ है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो चुका था। उसी दिन सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बट हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया है और 26 जनवरी 1950 को भी सरकार नहीं थी, ऐसी बातें नहीं थी। अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, वो अपना था, भारतीयों का सरकार था और वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान में नियम बना दिए गए थे और आवश्यकता थी तो उस पर अमल करने की। और शुरू में तो ऐसा लगा कि चुनाव करा लिए जाएंगे विधिवत तौर पर और निर्वाचित सरकार आ जाएगी। इसके लिए 1950 के जनवरी में चुनाव आयोग का भी गठन किया गया। आप जानते हैं अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव आयोग का जिक्र है और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन
अपने देश में बने थे। और ऐसा उस समय तत्कालीन परिस्थिति में उम्मीद व्यक्त किया गया था कि 1950 में ही चुनाव हो जाएगा। आप यह सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में आखिर कौन सी खूबी होती है जिस कारण कि चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, लोकतंत्र को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। आप इस पर चिंतन कर सकते हैं, आप इस पर लिख सकते हैं, इस पर जवाब दे सकते हैं। चुनाव कराना सैद्धांतिक तौर पर जितना जरूरी था, व्यवहारिक धरातल पर उतना आसान काम भी नहीं था चुनाव कराना। इसके लिए सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन का अर्थ है कि एक निर्वाचित क्षेत्र में, एक निर्वाचन क्षेत्र में किस क्षेत्र के जनसंख्या को लिया जाएगा। आप जैसे कि देख सकते होंगे कि यदि आप पंचायत में या वार्ड में देख सकते होंगे, आपके वार्ड का सीमांकन कहां तक है, किस चौक से किस चौक तक, किस चौराहे से किस चौराहे तक। तो इसी तरह ये वह एक विशेष एरिया चुनाव के लिए कि वहां से एक प्रतिनिधि चुना जाता या बड़े स्तर पर काम करना इसके लिए आवश्यक था। चुनाव परिसीमन के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन जरूरी था। मतदाता सूची बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। मतदाता सूची ही यह तय करती कि कौन व्यक्ति वोट देगा, कौन नहीं देगा। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को यह नहीं लगे, किसी को यह नहीं लगे कि वह मत देने के काबिल है और वोट नहीं दे पा रहा है। तो एक सूची बनाना भी इसके लिए आवश्यक था। और इसके पहले कभी ऐसा काम हुआ नहीं था इतने व्यापक पैमाने पर। तो सबसे पहले मतदाता सूची बनाया गया और उसका प्रारूप प्रकाशित हुआ। जब प्रारूप हुआ तो उसमें बहुत ढेरों सारी गलतियां देखी। कई बार उसमें कहा जाता है कि 40 लाख महिलाओं के नाम नहीं दर्ज हो सका और कई महिलाओं के नाम, किसी की बेटी, किसी पुरुष प्रधान समाज होने के नाते किसी पुरुष के नाम से उसकी बेटी को जोड़ दिया गया। बेटी का नाम नहीं लिख दिया। अगर उसी के नाम मोहन है तो मोहन की बेटी, या मोहन है उसकी पत्नी है तो मोहन की पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा, उसकी बेटी का नाम नहीं लिखा। तो ऐसे ढेरों मामले आए जहां महिला का नाम नहीं लिखकर पुरुष से उसका संबंध जोड़कर लिख दिया गया। और चुनाव आयोग ने इस प्रविष्टि को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि यह सही नहीं है और इसके लिए फिर से पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई कि इसको फिर से फ्रेश तैयार किया जाए, जिसका जो नाम है उसका उस रूप में मतदाता सूची सही तरीके से तैयार की जाए। और यह काम उतना ही कठिन था मानो जितना कठिन हिमालय पर चढ़ना हो। इससे पहले ऐसा काम दुनिया में इतना बड़े व्यापक स्तर पर नहीं दिखा था। और यह समझ लीजिए कि उस वक्त देश में 1950 की बात है, 17 करोड़ मतदाता थे और उसके लिए 3200 विधायक। आप जानते हैं कि राज्य में विधानसभा होता है जहां की मतदाता वोट करते हैं और केंद्र में लोकसभा होता है जहां की मतदाता वोट करते हैं। तो कई एक राज्य थे, तो कुल मिलाकर 3200-3200 विधायक के आसपास विधायक को चुना जाना था और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। और इसके साथ बहुत बड़ी समस्या यह भी थी कि जो मतदाता थे वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर की संख्या अधिक थी, महज 15% लोग ही साक्षर थे। और चुनाव आयोग को मतदान कैसे अपनाया जाए, कैसे किया जाए, किस पद्धति का सहारा लिया जाए, इसके बारे में भी मंथन करना पड़ा, सोचना पड़ा। और कहा जाता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। आप यह सोच सकते हैं कि उस समय
किसी की पत्नी, किसी की बेटी के रूप में दर्ज किया गया। लेकिन आज भी यदि आप इसको देखेंगे तो आज भी स्त्रियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वह स्त्री नहीं हो, किसी पुरुष से ही कोई न कोई संबंध रखती हो, किसी की बेटी हो अथवा पत्नी हो। ऐसे भी उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं किन्हीं को लग रहा है कि यह एक बहुत ही सही फैसला था, अच्छा फैसला था, महिलाओं के हित में फैसला था और एक मतदाता के हित में भी सही फैसला था। स्वतंत्र बोध होता, स्वतंत्र अस्तित्व का सवाल है, तो स्वतंत्र मतदाता के लिए उसको स्वतंत्र दिखना भी आवश्यक था। मतदाताओं की भारी भरकम संख्या तो थी ही। प्रथम आम चुनाव की बात करें, इसके साथ साथ समस्या बड़ी तादाद में गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। लोकतंत्र के लिए यह चुनाव एक परीक्षा जैसा बन गया था, एक कठिन घड़ी के रूप में, क्योंकि तब तक यह माना जाता था कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही हो सकता है, गरीब देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। और उस समय यूरोप के जो देश अपने आप को संपन्न कहते थे, कई एक देशों में उस समय महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे में हिंदुस्तान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब सबों को, हर किसी वयस्क को मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के। तो यह बहुत चुनौती थी और उस समय लगता था कि पता नहीं यहां लोकतंत्र स्थापित रह पाएगा या नहीं, और यह चुनाव भी सही तरीके से हो पाएगा या नहीं। कहा जाता है कि एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा गया कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार वो सफल रहा। और यह भी कहा जाता है, एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज थे, उन्होंने लिखा कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहुदा नौटंकी देखेगा। कहने का तात्पर्य हर कोई अभी आने वाले चुनाव को, प्रथम आम चुनाव को संशय की दृष्टि से देख रहा था, संदेह की दृष्टि से देख रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, इतने बड़े व्यापक पैमाने पर चुनाव सफल नहीं हो सकता। लेकिन कई एक तरह की परेशानियों के बाद 50 में सोची गई थी, पहल हुई, लेकिन अंततः अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक में चुनाव करा लिए गए। फरवरी 1952 में। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 और 52 में हुआ था। यदि ऑप्शन 52 का रहे तो 52 ही ऑप्शन आप दीजिएगा। यदि 51-52 दोनों रहे तो भी आप 52 दे सकते हैं, और यदि 52 नहीं है ऑप्शन में तो आप 51 दे सकते हैं। अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे। और यह भी समझ लीजिए कि कुल चुनावी अभियान के बाद मतदान के बाद मतगणना में, इन सब कार्य करने में 6 महीने के लगभग लग गए। और चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। ऐसा नहीं कि एक तरफा वोटिंग भी हो गया, कोई उम्मीदवार ही खड़े नहीं थे, ऐसी बातें नहीं हुई। चुनाव हुए, विधिवत
चुनाव हुए, उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होकर चुनाव हुआ और औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। एक जगह से 4 उम्मीदवार, औसत कहीं 2 था, कहीं 1 ही था, तो कहीं 8 भी था, कहीं 12 भी था। तो इस तरह औसत निकाला जाए तो 4, एक जगह से 4 लोग मैदान में थे और लोगों को मिली अपनी इस आजादी का लोगों ने भी भरपूर इस्तेमाल किया, बढ़ चढ़ कर मतदान कार्य में भागीदारी निभाई और आधे से अधिक लोगों ने, 50% से अधिक लोगों ने अपना मतदान किया, मत डाला और चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो उम्मीदवार ने भी इसे निष्पक्ष बताया। जो उम्मीदवार जीत गए थे उन्होंने मिठाइयां बांटी और जो उम्मीदवार पराजित हो गए उन्होंने भी अपनी हार स्वीकारी कि जनता ने उन्हें पसंद किया। और इतनी सफलतापूर्वक चुनाव कार्य हो जाने के बाद जो लोग आलोचना कर रहे थे वह खुद समझ गए कि वे लोग कितने अंधेरे में थे, कितने बेवकूफ थे और सिर्फ संभावना, सिर्फ आलोचना वे कर रहे थे। लेकिन भारतीयों ने दिखा दिया कि लोकतंत्र तो यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ की बुनियाद में है। दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है। लोकतंत्र भारतीयों के लिए कोई अनोखी चीज नहीं थी, व्यापक पैमाने पर, विशाल पैमाने पर भले ही हुई थी, लेकिन अपनी परंपरा में, अपने इतिहास में, अपनी समाज में तो लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण यहाँ के लोगों के नस नस में पहले से ही पड़ा। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा और माना कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। और देश तो देश के बाहर से जो लोग यहां आए थे चुनाव देखने पर्यवेक्षक के रूप में, वे भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। और 1952 का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और इसके बाद यह कोई नहीं कह सकता था कि गरीब देश में लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती या अशिक्षा के माहौल में चुनाव नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित कर दिया गया कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। यह भी समझ लें कि जिस तरह की आज ईवीएम की बात आप सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है चुनाव में, लोग बटन क्लिक करते हैं और परिणाम भी बहुत जल्द आ जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रथम आम चुनाव के समय नहीं थी। उस समय मतदाता उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद तो जाहिर करते थे, लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया गया था वह भिन्न होता था। और प्रथम आम चुनाव में तो फैसला लिया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी। अगर कोई बूथ पर, कोई मतदान केंद्र पर 16 उम्मीदवार खड़े होते होंगे तो 16 मतपेटियां रखी जाती होगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था, सिर्फ मतपत्र रहता था, वो खाली रहता था और अपने पसंद के उम्मीदवार जो कि डिब्बा में अंकित होता था उसमें जाके वह उसमें गिरा देता था, मतपेटी में अपना मत। और उस समय कहा जाता था कि 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया था। मतपेटी जो होता था उससे बाहर उसके चिपका दिया जाता था और उसके अंदर लिख दिया जाता था कि कौन उम्मीदवार है, उसका नाम हिंदी में, उर्दू में अथवा पंजाबी में लिख दिया जाता था। चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का संख्या आदि बातें लिख दी जाती थी। और मोहर बाद में उसमें जो है मोहर बंद
कर दिया जाता था, उसको सील कर दिया जाता था। और यह सब काम चुनाव की तारीख से एक दिन पहले ही कर लिया जाता था, बहुत सारा काम। और कहा जाता है कि चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए तो मत पेटी जो होती थी वो सरेस कागज या ईंट के टुकड़ों से रगड़ना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति बदली। 2 चुनाव के बाद तरीका बदल गया। प्रथम चुनाव और द्वितीय चुनाव तो दूसरे तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद तृतीय आम चुनाव जब हुआ तो मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह भी अंकित किया जाने लगा और मतदाता अपने मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाते थे। और यही तरीका अगला 40 साल तक देश में चलता रहा। एक ही बॉक्स में सभी मतदाताओं के मतपत्र डाले जाते थे, लेकिन मतपत्र में मतदाता अपने अपने पसंद के अनुसार वोटर जो उम्मीदवार थे उसके सामने मोहर लगाते थे। बाद में उसकी गिनती कर ली जाती थी। 1990 के दशक के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया और 2004 तक कहा जाता है पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था। आप घर में या पास पड़ोस में कोई बड़े बुजुर्ग हों तो उनसे चुनाव के संबंध में आप अनुभव ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि पहला आम चुनाव या दूसरा आम चुनाव कैसे हुआ था, या पहले आम चुनाव कैसे होता था, मतदान का क्या तरीका था। और यह भी आप पता कर सकते हैं कि चुनाव का कौन सा तरीका उन लोगों को पसंद आता है, पहले वाला या अभी वाला, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं। यहाँ पर इस कार्टून में आप देख सकते हैं इलेक्शन कमेटी की बात है। कुछ नेता लोग ऊपर में है और नीचे बहुत सारे लोग हैं, वे उम्मीदवार बनने के लिए हैं और किन्हें पार्टी टिकट देती है ये लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक कार्टूनिस्ट है, कार्टून के रूप में अपना नजरिया कार्टूनिस्ट दिखाते हैं कि 1952 में कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नजरिया है। इस समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, बीसी राय, कामराज नाडार, राजगोपालचारी, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, डीपी मिश्रा, पीडी टंडन और गोविंद बल्लभ पंत आदि दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों को पार्टी ने जिम्मेवारी दी कि आप लोग तय कीजिए कि किसे चुनाव का टिकट देना है और उसके लिए हर कोई जो कांग्रेस के उम्मीदवार होना चाहते थे वे अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी या किसे मिलेगी। यह कार्टून आप देख सकते हैं।